Hello students, I hope you all are doing great. I'm Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जाम साइकोलॉजी पेपर 2 के लिए। हमारी यूनिट 1 चल रही है इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी एंड आज उस यूनिट के हम लास्ट पार्ट पे हैं। ओके, दिस इज पार्ट नंबर 5। पार्ट 4 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। So let's start with part 5. Okay. So last class में हमने किया था till question number 24, right? So अब हम करने वाले हैं question number 25 and onwards. Okay. So here the question is arrange the early schools of psychology in order. Okay, so these are the schools given structuralism, functionalism, behaviorism and humanistic. इनको हमें उस ऑर्डर में अरेंज करना है जिस ऑर्डर में ये आए थे। ठीक है, सो स्ट्रक्चरलिज्म तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे ये जो स्कूल्स हैं ये किस तरीके से कौन कौन से आए थे। आई होप वैसे तो ये अभी तक आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू शुड ऑलरेडी नो द आंसर। एक बार थोड़ा सा हम इसको पॉइंटर्स की फॉर्म में इसकी डिटेल्स थोड़ी सी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्कूल आया था वो था स्ट्रक्चरलिज्म। इससे पहले तक जो साइकोलॉजी थी उसको लाइक साइंटिफिक फील्ड नहीं माना जाता था, वो फिलॉसफी टाइप के जो फील्ड्स थे आपके उनमें उसको रेफर किया जाता था साइकोलॉजी को। बट स्ट्रक्चरलिज्म के आने के बाद से साइकोलॉजी का अपना एक उसकी जो काउंटिंग है वो साइंटिफिक फील्ड में होने लग गई थी एंड दिस वाज द फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी। ठीक है, और इनमें क्या इनका मेन प्रोसेस रहता था, ये जो हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस हैं उनको सिंपलेस्ट कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करके ये स्टडी करते थे जो स्ट्रक्चरलिस्ट होते थे। ठीक है, सो हियर द मेन क्राइटेरिया वाज ब्रेकिंग डाउन मेंटल प्रोसेसेस into simplest components. ओके, तो ये एक दो जो मेन पॉइंटर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, जिससे कि क्या मेन एम था उस स्कूल ऑफ थॉट का वो आपको आइडिया होना चाहिए एंड उससे रिलेटेड कुछ जो फेमस साइकोलॉजिस्ट रिसर्चर्स हुए हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए। सो इसमें सबसे फेमस जो है जो पायनियर थे वो थे विल्हेम वुंड। ओके, ये नाम तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रॉम योर यूजीसी नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म की जहाँ बात आएगी वहाँ वुंड का जिक्र होना ही होना है। ओके, एंड अनदर इज एडवर्ड बी टिश्नर। ठीक है, इनका भी नाम आप याद कर सकते हैं। टिश्नर। ओके, नेक्स्ट था आपका सेकंड वन वाज फंक्शनलिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म के बाद आया है आपका फंक्शनलिज्म। अब स्ट्रक्चरलिज्म में तो था कि मेंटल प्रोसेसेस को और स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करने का इनका रहता था मेथड। फंक्शनलिज्म में क्या रहता था, ये देखते थे कि किसी भी एनवायरनमेंट में हमारा माइंड कैसे फंक्शन करता है in terms of responding to that environment and in terms of adapting to that environment. ठीक है,
सो यहाँ पे फंक्शन की बात आ गई, तो इसमें क्या था कि हाउ माइंड फंक्शंस इन रिस्पॉन्डिंग एंड अडेप्टिंग टू द एनवायरमेंट। ठीक है, अब इसमें जो मेन साइंटिस्ट या मेन साइकोलॉजिस्ट थे हमारे, वो कौन थे? तो इनमें जो नाम आते हैं जनरली वो आते हैं जॉन ड्यूई का, और अभी तो आप स्टेनले हॉल का एक नाम याद कर सकते हैं। ठीक है, स्टेनले हॉल। और भी इसमें काफी नाम है, जैसे जेम्स रोलैंड का है, हार्वे कार का है, तो ऐसे काफी हैं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू 1 or 2 नेम्स ओनली हियर। ठीक है, देन थर्ड इज बिहेवियरिज्म। ठीक है, बिहेवियरिज्म से तो हम काफी डिटेल में पढ़ते भी हैं साइकोलॉजी में, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि यहाँ पे मेनली क्या स्टडी किए गए थे। यहाँ पे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर वाज स्टडी। ठीक है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात होती है यहाँ पे। और आपने देखा होगा क्लासिकल लर्निंग कंडीशनिंग जो आती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग आती है, तो वो सब क्या है, लर्निंग एंड कंडीशनिंग का इसमें रोल रहता है। यहाँ पे लर्निंग एंड कंडीशनिंग हमने यहाँ पे करी होती है। और यहाँ पे जो फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं वो कौन कौन से हैं, आपको याद ही होगा, थ्रू द एक्सपेरिमेंट्स जॉन बी वॉटसन है। ठीक है, B.F. स्किनर। देन फोर्थ आपका ह्यूमनिस्टिक है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी हम काफ़ी पढ़ते हैं अपने सिलेबस में। तो ह्यूमनिस्टिक में क्या था, ह्यूमनिस्टिक वालों की क्या अप्रोच थी, इनका ये मानना था कि जो इंसान आया है इनेटली दैट इंसान इज गुड। ठीक है, इट बिलीव्स इन द गुडनेस ऑफ द पीपल, राइट। और और दूसरी क्या चीज़ इन्होंने मानी थी कि हम अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करें लाइफ में। ठीक है, सो यहाँ पे 2 चीज़ें आप लिख सकते हैं कि बिलीव्ड इन इनेटली गुडनेस ऑफ पीपल। ठीक है, एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो इसमें कंसेप्ट था वो। एंड इसमें जो आपके ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे वो कौन कौन से थे, जो हमने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में भी पढ़े हैं या उनकी थ्योरीज भी हमने पढ़ी हैं। सो दे वर अब्राहम मैस्लो, ठीक है, जिसमें हायरार्की ऑफ नीड्स आपने पढ़ी होगी। एंड देन वी हैव कार्ल रॉजर्स। ठीक है, रॉजेरियन थेरेपी के बारे में आपने पढ़ा होगा ना, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, सो दैट इज फ्रॉम कार्ल रॉजर। मैंने रोजेरियन ही लिख दिया बोलते बोलते, सो दैट इज कार्ल रॉजर्स। ठीक है, ओके, सो ये हमारे सिक्वेंशियली ही हमने अभी देखे हैं। पहले आया स्ट्रक्चरलिज्म, देन फंक्शनलिज्म, उसके बाद बिहेवियरिज्म एंड देन ह्यूमनिस्टिक। ठीक है, सो लेट्स गो टू अवर क्वेश्चन। सो हमारे क्वेश्चन में बोला है कि ABCD को हमें जिस ऑर्डर में ये आए हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, उसी ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। सो इट इज ऑलरेडी इन द करेक्ट ऑर्डर इफ यू सी। पहले स्ट्रक्चरलिज्म आया, फिर फंक्शनलिज्म आया, फिर बिहेवियरिज्म एंड देन ह्यूमनिस्टिक। ठीक है, सो द आंसर वुड बी ABCD। ABCD इसमें दिख रहा है कहीं? Okay, so this is ABCD, so this is the right answer. Okay, now let's go to question number 26. Okay, so the first psychology department in India was formally started in 1916 by whom? ठीक है, सो इंडिया में जो पहला डिपार्टमेंट साइकोलॉजी का स्टार्ट हुआ था फॉर्मली,
वो 1916 में हुआ था और वो किसने किया था ये हमें बताना है। वॉज इट गिरिंद्रा शेखर बोस, एन सेन गुप्ता, MV गोपालस्वामी या SM मोहसिन? सो अगर आपको पता है इसका आंसर तो वेल एंड गुड, इफ नॉट देन यू कैन रिमेंबर इट, द आंसर इज NN सेन गुप्ता। ठीक है, NN सेन गुप्ता, जिनका की नाम कंप्लीट नेम इज नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। ओके, जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये भी चीज आप याद रखना, ईयर भी पूछा जा सकता है। 1916 में इन्होंने की थी ये शुरुआत, एंड कहाँ की थी? एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में। ओके, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं अब। ओके, Socratic questioning is a what? Philosophical questioning, technique for self-understanding, psychoanalytical technique, या technique in which counselor asks the questions to the client. ओके, तो ये सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग क्या थी, क्या है, वो हमें बताना है। अब ये किसके द्वारा दी गई थी? नाम से ही पता चलता है, सॉक्रेटिस के द्वारा दिया गया था ये एक मेथड क्वेश्चनिंग का। ठीक है, हु वाज सोक्रेटिस? सोक्रेटिस वाज अ वेरी फेमस ग्रीक फिलोसोफर। ठीक है, तो इन्होंने जो क्वेश्चनिंग का एक मेथड दिया था, वो क्या क्वेश्चन था, वो क्या मेथड था कि हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस करें किसी भी इंफॉर्मेशन को, हमारे थॉट्स को, इमोशंस को, बिहेवियर्स को, फीलिंग्स को, इन सबको समझने के लिए। ठीक है, जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चन करते हैं तो उससे क्या होता है? तो उससे आप एक अवेयरनेस बिल्ड करते हैं। सपोज अगर आप अपनी फीलिंग्स को लेके क्वेश्चन कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, या अपने इमोशंस को लेके क्वेश्चन कर रहे हैं, और आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप पहले ही सजेशन नहीं दे रहे हैं अपने आप को कि ऐसा इसलिए हुआ, यू आर डेवलपिंग एन अवेयरनेस अराउंड दोज फीलिंग्स एंड इमोशंस। ठीक है, तो इससे और क्या होगा? इससे आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो भी स्टिम्युलेट होगी। ओके, सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग। ओके, सो वैसे क्वेश्चनिंग है क्या, हमने अभी देखा, दिस क्वेश्चनिंग इज द ओपन एंडेड क्वेश्चंस। किस लिए पूछते हैं? टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन। अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन आई है तो उस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, अपने थॉट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, जितने भी हमारे इस टाइप की जो भी चीजें आते हैं, इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, उन सबको क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, अपने बिहेवियर को क्वेश्चन करने के लिए कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमने कोई बिहेवियर ऐसा क्यों किया। ठीक है, इन सब के लिए ये दीज आर आवर पर्सनल। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे होता क्या है कि आपकी एक तो अवेयरनेस बढ़ती है अपनी थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स, बिहेवियर्स के प्रति। ठीक है, देन ओनली यू विल बी एबल टू वर्क ऑन देम, राइट? सो इट बिल्ड अवेयरनेस, एंड और क्या होता है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है वो स्टिमुलेट होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। सो इट्स ऑल्सो स्टिमुलेट योर क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, सो अब इनमें से हम आंसर देखते हैं क्या है। ये थोड़ा सा मैंने आपको इसका समरी टाइप बता दिया है कि व्हाट इज द क्वेश्चनिंग मेथड गिवन बाय सॉक्रेटिस। ठीक है, तो अगर इसमें और भी कोई क्वेश्चन फ्रेम होता है तो आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, उसका ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अप्लाइंग दिस मेथड, है ना? तो उसमें ये आप दे सकते हैं, या फिर हो सकता है डिटेल में किसी क्वेश्चन में ये सब ऑप्शन हो आपके। ओके, सो इज इट अ फिलोसॉफिकल क्वेश्चनिंग? नो। ठीक है, टेक्निक फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, या अगर आप अपने जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको बाहर से, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन एंड इंटरनली ऑल्सो योर थॉट्स, इमोशन, फीलिंग्स, बिहेवियर्स, इनके प्रति अगर आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ रही है, तो इट इज अ टेक्निक फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है,
और हाँ, इसमें एक सबसे बड़ी चीज और क्या होती है, यू डू सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हेयर, सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं यहाँ पे ये इस क्वेश्चनिंग के द्वारा। सो इट इज क्लियरली इट इज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग टेक्निक, ओके। एंड साइकोएनालिटिकल टेक्निक ये नहीं है, साइकोएनालिटिकल टेक्निक इज डिफरेंट, ठीक है, जिसमें हम अनकॉन्शियस को अनकवर करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड इफ यू रिमेंबर। एंड देन टेक्निक इन विच काउंसलर आस्क द क्वेश्चन टू द क्लाइंट, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें काउंसलर क्वेश्चन करता है क्लाइंट को। देखो अब ये एक तरीके की एप्लीकेशन है, ठीक है, कि इस टेक्निक को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस है ये सब नहीं दिया हुआ, ठीक है। अगर कुछ ऐसा ऑप्शन होता जिसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते ड्यूरिंग अ थेरेपी एंड ऑल, तो वो आपका बन सकता था, लेकिन इस टाइप का हमारा यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया। इट इज वेरी जनरल तरीके से लिखा हुआ है कि काउंसलर जो है किसी भी क्लाइंट से क्वेश्चन करता है, तो देन इट इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो इसलिए हम इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई होती है ये मेथड। तो ये मेथड अप्लाई होता है आपका एजुकेशनल सेटिंग्स में, ठीक है, जहाँ पे टीचर्स बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं थ्रू ओपन एंडेड क्वेश्चंस। देन ये यूज होता है थेरेपी में, ठीक है। थेरेपी में जो थेरेपिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्लाइंट को ओपन एंडेड क्वेश्चंस के द्वारा उनसे बात करते हैं, ठीक है। तो अगर इस तरीके से यहाँ पे ये लाइन फ्रेम होती है एंड ये भी ऑप्शन नहीं होता और आपको कुछ एक चूज करना पड़ता, तो फिर हम उस ऑप्शन को देखते कि इज इट ओपन एंडेड क्वेश्चन यूज ड्यूरिंग द थेरेपी, इस टाइप से कुछ लिखा गया है तो हम उसको टिक करते, ठीक है। एंड और कहाँ कहाँ इस टाइप की क्वेश्चनिंग हो सकती है, न्यूज इंटरव्यूज में हो सकती है, ठीक है, न्यूज इंटरव्यूज जो होते हैं एंड कोर्ट रूम में भी देखने को मिलती है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस मेजरली वेयर इट इज यूज्ड, ठीक है। आई होप ये इतना आपको क्लियर हुआ है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के हिसाब से इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या था, फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट था, ठीक है। जो जो चीजें हमने पढ़ी अभी तक स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में वो ये थी कि ये फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट था। इन्होंने ही साइकोलॉजी को साइंटिफिक फील्ड के अंदर रखा, यहाँ से मतलब स्ट्रक्चरलिज्म के साथ ही साइकोलॉजी को एज ए साइंटिफिक फील्ड कंसिडर करने की शुरुआत हुई और इनके पायनियर थे विल्हेम वुंड, ठीक है। एटलीस्ट ये इंफॉर्मेशन हम अभी तक कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, यानी कि हमें जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो हमें चेक करना है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज इट प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक इम्पेटस, ठीक है। तो दिस इज राइट कि यहां से ही साइंटिफिक इम्पैक्ट आना शुरू हुआ था इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद है इट प्रोवाइडेड अ थॉरो टेस्ट ऑफ क्लासिकल इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, ठीक है, कि इन्होंने एक थॉरो टेस्ट प्रोवाइड किया था इस इंट्रोस्पेक्टिव मेथड को देखने के लिए, ठीक है, या कंडक्ट करने के लिए। तो अब ये जो आपका स्ट्रक्चरलिज्म था ना, ये इंट्रोस्पेक्शन पे रिलाई तो करता था, ठीक है, कि आप इंट्रोस्पेक्शन करो, लेकिन ये इंट्रोस्पेक्शन जो है इट वाज टू सब्जेक्टिव इन नेचर, ठीक है। पर्सन टू पर्सन इट इज वेरी डिफरेंट, हाउ यू परसीव थिंग्स इज वेरी डिफरेंट, है ना। सो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो सब्जेक्टिविटी जो निकल के आई, जो रिजल्ट आए सब्जेक्टिविटी की वजह से, उनको वेरीफाई करना बहुत मुश्किल था। सो यहाँ पे अगर हम ये कहें कि थॉरो टेस्टिंग प्रोवाइड की गई इंट्रोस्पेक्टिव मेथड्स की, तो इट वाज नॉट ट्रू, ठीक है। इट वाज very difficult or it lacked verification, you can say it lacked verification, ठीक है, because of subjectivity।
रिलाय करते थे ये इंट्रोस्पेक्शन पे, लेकिन उसको टेस्ट करना वॉज not possible, or was not it was not verifiable, ठीक है. So टेस्टिंग नहीं उसकी थॉरोली हुई थी, so that's why this statement is false, ठीक है. नेक्स्ट है इट एम्फेसाइज्ड ऑन बेसिक कॉन्शियस एलिमेंट्स. सो ये हमने पढ़ा था, है ना, स्ट्रक्चरलिज्म में, कि इन्होंने मेंटल प्रोसेसेस को बेसिक सिंपलेस्ट एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन किया था. सो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट है इट प्रोवाइडेड अ स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर ऑर्थोडॉक्स अगेंस्ट विच अदर स्कूल रेजिस्टेड. सो यस, ये तो हर स्कूल का ही ऐसा सिद्धांत रहता है कि एक स्कूल आया और उन्होंने कुछ अपने मेथड्स बताए, उन्होंने अपने बिलीफ्स बताए, एंड देन फिर किसी ने उनको क्रिटिसाइज किया और नया स्कूल आया, है ना. तो ये तो एक तरीके से साइंटिफिक फील्ड्स में होता ही आया है. एंड ऐसा ही स्ट्रक्चरलिज्म के साथ भी हुआ. यहाँ पे इन्होंने जो भी इन्होंने अपने ये सिंपलेस्ट एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन करने वाली जो बात थी, या और भी जो इंट्रोस्पेक्शन वाली चीजें थी, इनको काफी क्रिटिसिज्म मिला. एंड देन उसके बाद फंक्शनलिज्म आया और अदर फर्दर जो बाकी के स्कूल्स आए वो सब आए. सो दिस इज ट्रू, ठीक है. क्रिटिसिज्म हुआ एंड रेजिस्टेंस भी हुआ उनके विचारों का. सो यहाँ पे हमें क्या टिक करना था, हमें बताना था विच इज नॉट ट्रू, यानी कि कौन सा फॉल्स है. तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, बी, ठीक है. So let's go to another question now. 29. Okay. So according to Watson, conscious mentalism refers to what? Okay. Watson के मुताबिक, Watson, if you remember J.B. Watson, he was a behaviorist, ठीक है. So उनके according conscious mentalism क्या था? Was it a wakeful state of mind, awareness about mental activities, reasoning ability, attention to thinking activities? सो ये मैं बता देती हूँ कि दिस इज अवेयरनेस अबाउट मेंटल एक्टिविटीज, ठीक है. वॉटसन के मुताबिक कॉन्शियस मेंटलिज्म जो था वो उन्होंने किसको नाम दिया था कि हमारी जो मेंटल एक्टिविटीज है ना उनके बारे में हमें जानकारी होना, ठीक है. सो दिस इज द आंसर. अब ये इन्होंने इस चीज की बात की ही क्यों, ये तो क्योंकि बिहेवियरिस्ट थे, और बिहेवियरिस्ट लोग क्या बोलते थे कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को स्टडी करो, ठीक है. तो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को स्टडी करना इज अ डिफरेंट थिंग, एंड मेंटल एक्टिविटीज के बारे में बात करना विच इज एन इंटरनल थिंग, तो ये एक अलग चीज हो गई, ठीक है. तो अवेयरनेस अबाउट मेंटल एक्टिविटीज की इन्होंने बात तो की थी, लेकिन इन्होंने बात किस तरीके से की थी कि इन्होंने इस चीज को रिजेक्ट किया था, ठीक है. तो ये मत सोचना कि जेबी वॉटसन का नाम यहाँ पे आया है जो कि बिहेवियरिस्ट थे, अगर उन्होंने इसकी बात की तो इसके सपोर्ट में बात की होगी. नो, ही रिजेक्टेड दिस थिंग, ठीक है. ही रिजेक्टेड कॉन्शियस मेंटलिज्म, ओके. एंड ही एम्फेसाइज्ड व्हाट, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ठीक है, जो हम हमेशा पढ़ते आए हैं. आई होप ये आपको क्लियर है. तो ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है कि अगर ये भी पूछा जाए कि इनमें से कुछ चीजें आपको दी जाए जो बिहेवियरिज्म से रिलेटेड हो, एंड एक कॉन्शियस मेंटलिज्म भी उसमें ऑप्शन हो, एंड आपसे पूछा जाए कि इसमें से किस चीज को वॉटसन सपोर्ट नहीं करते थे, तो योर आंसर शुड बी कॉन्शियस मेंटलिज्म, ओके. सो लेट्स गो टू अनदर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ओके, सिगमंड फ्रॉइड वाज बोर्न ऑन. अगर आपको ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन ऐसा क्यों पूछा है, सो दिस इज योर PYQ फॉर योर इन्फॉर्मेशन. सो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है. सो इसका आंसर है 6th में 1856, ठीक है. ये तो याद कर लो इस तरीके से कि सिगमंड फ्रॉइड वाज बोर्न ऑन 6th में, ठीक, 1856. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ठीक है. लिस्ट 1 का हमें लिस्ट 2 के साथ मैच करना है, जिसमें कि यहाँ पे ये आपके कुछ दिए गए हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, और यहाँ पे आपके साइकोलॉजिस्ट के, रिसर्चर्स के, थ्योरिस्ट के नाम दिए हुए हैं, और उनको वो कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं वो हमें यहाँ बताना है, ठीक है.
ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट इज व्हाट, एसोसिएशनिज्म, ठीक है। अब एसोसिएशनिज्म से कौन इनमें से रिएक्ट, वुंट तो हम अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो यू नो वुंट इज रिलेटेड विद स्ट्रक्चरलिज्म, तो पहले तो यहाँ पे वन लिख दीजिए, ठीक है। ये एक तो हमने पढ़ लिया। स्टेनले हॉल भी मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेम्बर, स्टेनले हॉल का नाम मैंने आपको बताया था फंक्शनलिज्म में, ठीक है। सो हियर इज फोर्थ। अब रह गया हमारा बिहेवियरिज्म एंड एसोसिएशनिज्म, एंड दो रह गए, लैशले एंड एबिंगाउस, ओके। So, associationism is related to Ebbinghaus. Why? Because he worked on memory and learning through associations. ठीक है. So, Ebbinghaus, he worked on, इन्होंने इस चीज़ से बहुत काम किया था कि हमारी मेमोरी और लर्निंग कैसे, जो हमारी एसोसिएशन है इन द माइंड, उनके थ्रू कैसे होती है, ठीक है। वर्कड ऑन मेमोरी and learning through associations, ठीक। सो एबिंगाउस इज एसोसिएशनिज्म, थर्ड आ गया यहाँ पे। बिहेवियरिज्म फिर किसका बचता है, लैशले का, ठीक है। लैशले बिहेवियरिस्ट थे, सो सेकंड इज दिस, ओके। सो व्हाट वुड बी द आंसर, ए के साथ थर्ड, थर्ड एक ही का दिया होगा, ठीक है ना। तो या सबसे ज़्यादा इसमें देखो, जो आपको वुंड जो है स्ट्रक्चरलिज्म के साथ है ना, बी, नो दिस इज आल्सो वन, ओके। सो या सो दिस इज अ क्लियर इजी ऑप्शन नाउ, अगर आपको ये पता है तो। सो ए के साथ थ्री, स्ट्रक्चरलिज्म वन के साथ, बी के साथ वन, सी के साथ आपका फोर्थ, एंड डी के साथ सेकेंड, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर। C is your answer. Okay, so that's it. आज की क्लास के हिसाब से यही क्वेश्चंस थे आपके, ओके। सो हमारा फर्स्ट यूनिट यहाँ कंप्लीट होता है। जितना मेरे को लग रहा था कि सफिशिएंट एक अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस करा दूँ ताकि आपको सिलेबस का भी आइडिया हो जाए, एक गुड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मिले और उनकी एक्सप्लेनेशन मिले क्वेश्चंस की। एंड ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं मैंने, विद ऑल द इम्पॉर्टेंट एंड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। बट आई वुड ऑल्सो से कि आप इनको बेस बना के या इनको अपने प्रिपरेशन में एज एन और गुड मटेरियल की तरह इनको यूज़ करके आप अपनी प्रिपरेशन कैरी आउट कर सकते हैं, और इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू, देर इज़ नो डाउट इन दैट। एंड इसके अलावा चैनल पे आई एम पोस्टिंग क्विज ऑल्सो, ठीक है, विद देयर आंसर्स। तो आई वुड सजेस्ट कि आप चैनल को फॉलो करते हैं तो वो क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करिए। इट विल इतना टाइम लगता नहीं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, पोस्ट में है बहुत, विद इन सेकेंड्स वो हो जाते हैं, एंड यू विल गेट टू नो द करेक्ट आंसर ऑल्सो। सो ये बहुत एक क्रिएटिव एंड गुड तरीका है अपनी प्रिपरेशन को इन लाइन रखने का। सो आई वुड सजेस्ट कि वो क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट करिए। मेरे यूट्यूब चैनल के पोस्ट वाले जो सेक्शन है, कम्युनिटी वाला जो सेक्शन है, वहाँ पे वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे रिलेटेड टू साइकोलॉजी पेपर 2, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक से हम सेकेंड यूनिट करेंगे। अच्छा, आपने शायद देख लिया होगा, इफ़ नॉट देन आपका जो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होना है वो 31 दिसंबर से कुछ 7 जनवरी तक शेड्यूल हुआ है। बट अभी साइकोलॉजी के पेपर की या इंडिविजुअली किसी पेपर की डेट नहीं आई है, वो तो बाद में ही आएगी, एंड आपको पता चलेगा कौन सी शिफ्ट में होगा। दोज थिंग्स विल बी published later on by UGC. So yeah, आज के लिए बस इतना ही। If you have understood and liked it, please like the video, share it with your friends, subscribe to the channel if you are new here, and I see you in the next class with second unit
of UGC NET Psychology Paper 2. Till then, take care. Bye bye.